हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्षम स्कॉलर। आई एम सक्षम सिंह। ये हमारी भार्गव एमसीक्यू बुक सोल्यूशन सीरीज का लेक्चर 7 है। इससे पहले लेक्चर 6 में हमने 150 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 151 कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए दिया हुआ है स्मॉलर द एनोड एंगल, कि एनोड एंगल स्मॉल होगा, लार्ज द हील इफेक्ट लार्ज होने वाला। ऑप्शन बी है स्मॉलर द एनोड एंगल स्मॉलर द हील इफेक्ट। ऑप्शन सी एनोड एंगल हैज नो इफेक्ट ऑन हील इफेक्ट। ऑप्शन डी द लार्ज द एनोड एंगल एंड लार्ज द हील इफेक्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हील इफेक्ट पे काफी डिस्कस किया था, होता क्या है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है कि स्मॉलर द एनोड एंगल लार्ज द हील इफेक्ट। हील इफेक्ट ज्यादा होने पे हमारा जो एनोड एंगल है वो स्मॉल होगा। ठीक है, मतलब जब एनोड एंगल स्मॉल होगा तो हील इफेक्ट हमारा उस पर लार्ज होगा। ठीक है, इससे क्या मतलब निकल रहा है कि जो हमारा एनोड एंगल है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हील इफेक्ट के। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द क्वालिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड ऑन, कि एक्सरे की जो क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है एनोड एंगल, ऑप्शन बी एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी केवीपी, डी ऑल अबव। तो जो हमारा क्वालिटी होती है एक्सरे की वो एनोड एंगल पे भी डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करती है, केवीपी पे भी डिपेंड करती है। केवीपी तो हमारा मेन फैक्टर होता ही है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे मेन फैक्टर की बात कर रहा होता, ठीक है, कि जो हमारा मतलब किससे मेनली कंट्रोल करते हैं, अगर वो हमसे पूछ रहा होता तो हम केवीपी करते। बट हमसे पूछ रहा है किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, तो इसलिए हम इसमें आलेवेब करेंगे, क्योंकि केवीपी पे करता ही करता है, एटॉमिक नंबर पे करता है। एटॉमिक नंबर पे कैसे करता है, जितना ज्यादा हमारा एटॉमिक नंबर है उसके उतने ही ज्यादा हाई एनर्जी के फोटॉन्स रिलीज होंगे, तो वो भी क्वालिटी को इफेक्ट करता है। एनोड एंगल कैसे हो जाएगा, जितना ज्यादा हमारा हील इफेक्ट होगा, हील इफेक्ट एनोड एंगल मतलब हील इफेक्ट क्रिएट करेगा। क्या करेगा, हील इफेक्ट होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इंटेंसिटी होता क्या है, क्वालिटी इनटू क्वांटिटी। एक जैसे देखा जाए तो हमारा एनोड एंगल भी क्वालिटी को इफेक्ट करता है, और साथ ही साथ क्वांटिटी को भी इफेक्ट करता है। अगर यहाँ पे क्वांटिटी होता तो भी हमारा एनोड एंगल इसमें ऑप्शन होता है। ये याद रखिएगा, एनोड एंगल हमारा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इफेक्ट करता है कैसे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फिर वही पूछ रहा है द क्वालिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन, इसमें भी क्वालिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड ऑन पूछ रहा है। ऑप्शन ए वेव फॉर्म, ऑप्शन बी एमएएस, ऑप्शन सी एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन डी नन। तो जो हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है ये दोनों क्वांटिटी को इफेक्ट करते हैं। किसको, क्वांटिटी को। ठीक है, ना कि क्वालिटी को। जो हमारा वेव फॉर्म है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेव फॉर्म यहाँ किसकी बात कर रहा है, वोल्टेज रिपेल की। ठीक है, वोल्टेज रिपेल की बात कर रहा है। ठीक है, आप याद रखिएगा क्वालिटी की बात थी तो वेव फॉर्म, अगर कहीं एमएस और एक्सपोजर की बात कर रहा है तो वो क्वांटिटी की करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 द क्वालिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन, फिर क्वालिटी की बात कर रहा है। ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी एमएस, ऑप्शन सी एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन डी नन। तो भी हमने बात ही की एमएस और एक्सपोजर टाइम क्वांटिटी को करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि फिल्ट्रेशन जहां भी लगा होगा वहां पे जो इफेक्टिव एनर्जी होगा उसको वो इंक्रीज करता है, तो उससे क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है फिल्ट्रेशन से। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 एनोड एंगल इफेक्ट कैन बी यूज्ड, जो एनोड एंगल हीट इफेक्ट होता है वो किस में यूज करते हैं। थिकर पार्ट ऑफ बॉडी टुवर्ड्स कैथोड, कि जो बॉडी का थिक पार्ट होता है वो कैथोड के साइड होता है। थिकर पार्ट ऑफ बॉडी टुवर्ड्स एनोड, जो थिकर पार्ट होता है वो एनोड की तरफ होता है। सी नो इफेक्ट, डी नो ऑफ द
नन ऑफ द स्टेटमेंट एवर द ट्रू। इससे पहले मैंने डायग्राम बना के आपको बताया भी था, फिर से बना देता हूँ कि हमारा एनोड हो गया। एक मिनट। ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारी एक्सरेज आई हैं, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन आए थे, ये हमारी एक्सरेज जनरेट हुई। तो जो हमारा ये कैथोड के साइड है इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, ड्यू टू व्हील इफेक्ट। किसके तरफ से? एनोड की तरफ से। कैथोड के साइड वाली इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा थिक पार्ट होगा बॉडी का वो किस साइड होगा? टूवर्ड्स कैथोड। उसको हम कैथोड के साइड रखते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। ये इफेक्ट कैसे वर्क करता है, इंटेंसिटी उसकी कैसे ज्यादा होती है, ये सब मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग ऑफ द एक्सरे ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। एक्सरे ट्यूब की रेटिंग के बारे में बात कर रहा है। रेटिंग मतलब एक्सरे ट्यूब की लोडिंग की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है केवीपी, ऑप्शन बी है साइज ऑफ फोकस, ऑप्शन सी है रोटेशन ऑफ द ट्यूब, डी है ऑल एबव। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि जो केवीपी इंक्रीज करने पे भी ट्यूब लोडिंग इसकी बढ़ती है, हमें ज़्यादा करंट देना पड़ता है। साइज ऑफ फोकस, फोकस का साइज इसीलिए रखा गया है स्मॉल और लार्ज, ट्यूब लोडिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो रोटेशन ऑफ ट्यूब, रोटेशन मतलब यहाँ पे एनोड से उसका मतलब है, ठीक है, एनोड की, इसीलिए हम लोग रोटेटिंग एनोड ट्यूब ही यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रेटिंग ऑफ एक्सरे ट्यूब इज हाईएस्ट इन, ठीक है, इसमें भी हाईएस्ट की बात कर रहा है, किसमें ज्यादा होगा? रोटेटिंग मतलब ट्यूब का जो लोड होगा। ऑप्शन ए है 3 पल्स रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन बी है 6 पल्स रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन डी सी है 12 पल्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 12 पल्स रेक्टिफिकेशन में ट्यूब रेटिंग हमारी हाईएस्ट होगी। जितना ज्यादा पल्स मतलब रिपल फैक्टर उसका कम होगा, ठीक है, नेग्लिजिबल होगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विथ हाई केवी पेशेंट डोज, पूछ रहा है विथ हाई केवी मतलब हाई केवी पे जो पेशेंट डोज है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, नो इफेक्ट होगा, और नन ऑफ द एबव इज ट्रू। तो हमें पता है कि अगर हम केवी बढ़ाते हैं तो उससे हमारी कौन सी रेस इंक्रीज होती है? हमारी स्कैटर रेडिएशन इंक्रीज होती है। और स्कैटर रेडिएशन किसको लगती है? ऑक्यूपेशनल को, ठीक है। जो हमारी स्कैटर रेडिएशन होती है वो ऑक्यूपेशनल डोज को इफेक्ट करते, तो यानी पेशेंट डोज हमारा रिड्यूस होगा, ठीक है। यहीं पे एमएस की बात कर रहा होता तो वो इंक्रीज कर रहा होता पेशेंट डोज, क्योंकि वो प्राइमरी रेस निकालता है, ठीक। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो हम पेशेंट सेफ्टी में हम पढ़ते हैं हाई केवी टेक्निक, ठीक है, तो हम इसमें ये भी पढ़ते हैं कि पेशेंट डोज को कैसे कम किया जा सकता है। तो क्या होगा? टू यूज हाई केवी टेक्निक, ठीक है। केवी को बढ़ा के, इसमें क्या होता है, केवी इंक्रीज करने पे एमए हमारा कांस्टेंट हो जाता है, मतलब कम एमए पे हम उसको वर्क कर सकते हैं केवीपी इंक्रीज करके। लेकिन इंक्रीज करने पे पेशेंट को कम डोज लगेगी, बट स्कैटर्ड ज्यादा रेडिएशन निकलेगी, जिसकी वजह से ऑक्यूपेशनल डोज इंक्रीज होगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, विथ हाई केवी कंट्रास्ट ऑफ फिल्म, ठीक है, पूछ रहा है ज्यादा केवी देने पे जो फिल्म का कंट्रास्ट होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए है रिड्यूस, ऑप्शन बी है इंक्रीज, सी नो इफेक्ट, नन ऑफ द अबव इज ट्रू, ठीक है। तो जब भी हम हाई केवी देते हैं तो हमारा जो कंट्रास्ट है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे कि केवी ज्यादा देने पे जो कंट्रास्ट होता है फिल्म का वो रिड्यूस होता है, और कम देने पे इंक्रीज होता है, हमें अच्छा कंट्रास्ट मिलता है। नेक्स्ट, साइज ऑफ द फोकल स्पॉट कैन बी मेजर एट, कि जो फोकल स्पॉट का साइज होता है उसको हम कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्शन ए है एज ऑफ एक्सरे बीम, मतलब ये एक्सरे ट्यूब है, ठीक है, ये हमारी क्या निकल रही है? एक्सरे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एक्सरे बीम की जो एज होती है उससे मेजर करते हैं या फिर
पेरिफेरल पार्ट ऑफ, ये जो पेरिफेरल पार्ट होता है यहाँ से मेजर करते हैं, ठीक है। या फिर पूछ रहा है सेंट्रल रे, ये जो सेंट्रल होता है यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन डी है इन एनी पार्ट ऑफ एक्सरे में। तो जो फोकल स्पॉट साइज हम मेजर करते हैं वो कहाँ से करते हैं, सेंटर पार्ट ऑफ द एक्सरे बीम। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थ्योरी का पार्ट है। नेक्स्ट, इफेक्टिव फोकल स्पॉट ऑफ एक्सरे ट्यूब इंक्रीज्ड विथ, कि जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज होता है वो किन किन चीज़ों से इंक्रीज होता है। ऑप्शन ए हाई एम ए, ऑप्शन बी लो केवीपी, ऑप्शन सी इंक्रीज इन एनोड एंगल, ऑप्शन डी ऑल वेव। तो हमने ये तो पढ़ ही रखा है कि एनोड एंगल इंक्रीज करने से हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट इंक्रीज होता है। साथ ही साथ अगर केवीपी हम लो रखते हैं तो भी हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट इंक्रीज होगा। अगर हम हाई एम ए रखते हैं तो भी हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट इंक्रीज होगा। मतलब कि एम ए के इफेक्टिव फोकल स्पॉट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट केवीपी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या, इफेक्टिव फोकल स्पॉट, ठीक है। केवीपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एम ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब हैज गॉट द डबल फोकस ऑफ, ठीक है। कि जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब होता है उसमें डबल फोकस स्पॉट कौन सा होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1.2 mm एंड 2 mm, ऑप्शन बी 0.6 to 1.2 mm, ऑप्शन बी दिया हुआ है 0.3 mm एंड 2 mm, ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल अबव ट्रू, ठीक है। तो इसमें तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों फोकल स्पॉट साइज हमारे बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, कि इन सभी साइज के हम यूज करते हैं। बट अगर ऑल अबव ट्रू की जगह अगर यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू दी हुई होती तब हम किसको मार्क करते, तब हम ऑप्शन बी मार्क करते, ठीक है। अगर मेनली पूछा जाए तो 0.6 mm एंड 0.1 mm का हम यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ऑल अबव ट्रू दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन हम डी मार्क करेंगे, क्योंकि बुक्स में ये सारी वैल्यू दी गई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, परसेंटेज ऑफ रेनियम मिक्स्ड इन टंगस्टन फॉर एनोड इज। पूछ रहा है कि जो एनोड होता है उसमें रेनियम हम कितना मिक्स करते हैं टंगस्टन में, ठीक है, उसके कितने परसेंटेज। ऑप्शन ए है 1.2%, ऑप्शन बी है 5.6, ऑप्शन सी है 10 to 12%, ऑप्शन डी है 15 to 20%। ये हमारा करेक्शन क्वेश्चन है, ठीक है। बुक में इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, बुक में ऑप्शन बी है इसका 5 to 6%, बट जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 10 to 12% होगा, ठीक है। सारी बुक में वैल्यू 10% दी हुई होती है, तो उसके नियर में हमारा यही है 10 to 12%, ठीक है। अगर इसमें आपकी कोई क्वेरी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बुक में आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेनियम इज एडेड इन एनोड टंगस्टन बिकॉज ऑफ। पूछ रहा है कि एनोड में हम रेनियम यूज करते हैं क्यों, ठीक है। यूज करने का साथ में उसको ऐड करते हैं, उसका रीजन क्या है। ए दिया हुआ है हाई थर्मल कैपेसिटी जस्ट प्रिवेंट क्रैक, कि उसकी थर्मल कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसको क्रैक करने से वो बचाता है। ऑप्शन बी हाई कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी हाई एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसमें एक कंफ्यूजन हो सकती है कि ये सारी की सारी तो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन लगाएं। तो बात यहाँ पे प्रॉपर्टी की नहीं पूछ रहा है, बात पूछ रहा है कि हम क्यों उसमें यूज करते हैं, साथ में यूज करने का रीजन, ठीक है। तो हम उसमें क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी थर्मल कैपेसिटी हाई होती है और वो क्रैक करने से इसको बचाता है। जैसे कि कोई भी हमारा जो भी हम मटेरियल आइडल मटेरियल यूज करते हैं, जैसे हम टंगस्टन यूज करते हैं, ठीक है, तो हमें कम से कम 5-6 चीजें चाहिए होती हैं। तो हम सर्च करते हैं कोई ऐसा मटेरियल हो जिनमें ये 5 से 6 चीजें सब हो। बट होता क्या है कि हमें कोई ना कोई ऐसा मटेरियल मिला कि 4 चीजें तो उसने कवर की, ठीक है, बट ये 5वीं चीज वो कवर नहीं कर पाया। बट हमें एक आइडल मटेरियल के लिए वो भी रिक्वायरमेंट है, तो क्या करते हैं, एक ऐसा मटेरियल लेते हैं कि जिसमें वो चीज भी हो, तो उसको हम उसमें कुछ परसेंट मिक्स कर देते हैं। तो था क्या कि जो हमारा रेनियम था उसकी थर्मल कैपेसिटी अच्छी थी, इसलिए 10% हमने उसको इसमें मिक्स कर दिया ताकि वो हमारा
जो न्यू मटेरियल तैयार हुआ हमारा आइडियल मटेरियल हो, ठीक है, जिसको हम वहाँ पे यूज कर पाए, इसलिए हम रेनियम को यूज करते हैं। रेनियम क्यों यूज करते हैं? उसकी थर्मल कैपेसिटी ज़्यादा होती है और वो एनोड को क्रैक होने से बचाता है, ठीक है। इसमें मेन रीजन पूछ रहा है कि हम क्यों ऐड करते हैं, इसे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी की बात होती तो ये तीनों की तीनों उसकी प्रॉपर्टी है, सॉरी चारों, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन इन रेडियोग्राफी ऑब्टेन करा है। रेडियोग्राफी में मैग्निफिकेशन क्या क्या चीजों से कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है स्मॉल सोर्स टू सोर्स इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस। ऑप्शन बी है लार्ज ओआईडी मतलब ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस। ऑप्शन सी है स्मॉल फोकस स्पॉट। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि स्मॉल फोकस स्पॉट से भी हम मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, ओआईडी को बढ़ाकर भी, और सोर्स इमेज रिसेप्टर को कम करके भी हम मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। बात कर रहा है द स्टेम ऑफ रोटेटिंग एनोड डिस्क इज मेड अप ऑफ मोलिब्डेनम ड्यू टू, कि जो हमारा स्टेम होता है रोटेटिंग एनोड ट्यूब का, कि जैसे ये हमारा क्या हो गया, एनोड हो गया, ठीक है। ये एनोड हो गया, ये रोट स्टेम लगा होता है, ये स्टेटर हो गया, ठीक है। तो ये जो स्टेम होता है जिससे वो कनेक्ट होता है वो मोलिब्डेनम का क्यों बना होता है। इससे तो एक ये क्वेश्चन तैयार होता है कि जो स्टेम होता है वो किसका बना होता है, मोलिब्डेनम का, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, इसको आप याद रखिएगा। अब पूछ रहा है कि मोलिब्डेनम का क्यों बना होता है, उस पर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए है गुड थर्मल कंडक्टिविटी। ऑप्शन बी है पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। ऑप्शन सी है गुड हीट स्टोरेज कैपेसिटी। ऑप्शन डी है नो हीट स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसको हम मोलिब्डेनम का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसकी पुअर थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। क्योंकि अगर गुड थर्मल कंडक्टिविटी होता तो वो क्या हीट पास होने देता। हीट पास होने से क्या होता है, इसकी जो बेरिंग लगी है वो खराब होती, इफेक्ट करता उस पर। इस वजह से हम मोलिब्डेनम यूज करते हैं कि जो हीट है उसको वो आगे पास ना होने दे। तो हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी क्या है, गुड हीट स्टोरेज, अगर वो हीट को स्टोर करता तो भी हमारे बेरिंग्स पे इफेक्ट करता, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इससे हमारे दो क्वेश्चन तैयार हुए कि उसको मोलिब्डेनम का बना होता है और क्यों यूज करते हैं मोलिब्डेनम, क्यों, क्योंकि उसकी पुअर थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। पैरेलल ग्रिड इन रेडियोग्राफी is frequently used with ऑप्शन ए है स्टेशनरी यूनिट, ऑप्शन बी है मोबाइल यूनिट, ऑप्शन सी है मेमोग्राफी यूनिट, ऑप्शन डी है डेंटल यूनिट। तो हमने इससे पहले काफी बार इस पर क्वेश्चन किए हैं कि हमारा जो मोबाइल यूनिट होता है उसमें हम पैरेलल ग्रिड यूज करते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम ग्रिड कट ऑफ इज मोस्ट कॉमन इन, कि कौन सा ऐसे ग्रिड में मैक्सिमम ग्रिड कट ऑफ होता है। ऑप्शन ए है पैरेलल ग्रिड, ऑप्शन बी है फोकस ग्रिड, ऑप्शन सी है क्रॉस ग्रिड, ऑप्शन डी है मूविंग ग्रिड। तो हमारा जो पैरेलल ग्रिड होता है उसकी ग्रिड कट ऑफ सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए उसको हम मोबाइल यूनिट्स में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, विच इज द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रिड। इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रू। ऑप्शन ए है हाई ग्रेड रेशियो गिव हाई पेशेंट डोज, कि जिसका ग्रेड रेशियो ज्यादा है वो उसका पेशेंट डोज ज्यादा होता है। ऑप्शन बी हाई ग्रेड रेशियो गिव बेटर ग्रेड फंक्शन, जिसका जब ग्रेड रेशियो ज्यादा होता है तो वो ग्रेड फंक्शन भी उसका बेटर होता है। ऑप्शन सी विथ इंक्रीज इन ग्रेड रेशियो द कंट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर इज इंक्रीज, अगर ग्रेड रेशियो हम इंक्रीज करते हैं तो उसका भी जो फैक्टर कंट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर होता है वो इंक्रीज होता है। ऑप्शन सी है प्राइमरी ट्रांसमिशन इंक्रीज विथ इंक्रीज ग्रेड रेशियो इंक्रीज करने से प्राइमरी ट्रांसमिशन इंक्रीज होता है। तो ये हमारी स्टार्टिंग के एबीसी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट हमारे ऑप्शन डी ये करेक्ट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉट ट्रू पूछ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें पूछ रहा है लेड स्ट्रिप इन ग्रिड यूजुअली हैव थिकनेस ऑफ, इसमें जो लेड स्ट्रिप यूज होती है ग्रिड में उसकी थिकनेस पूछ रहा है 0.5 mm, 1 mm, 5 mm, 0.05 mm। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा 0.05 mm, ठीक है। ये वैल्यू तो आपको याद करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 171, कंट्रास्ट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय,
कि कंट्रास्ट किन किन चीज़ों से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है ग्रिड, सॉरी, ऑप्शन बी है एयर गैप टेक्निक, ऑप्शन सी है केवीपी, ऑप्शन डी है आल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि हम ग्रिड यूज करते हैं कंट्रास्ट इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, बी एयर गैप टेक्निक, जब हमारे पास ग्रिड नहीं होता है तब हम एयर गैप टेक्निक यूज करते हैं ताकि हमारा कंट्रास्ट इंप्रूव हो। और ऑप्शन सी हमारा केवीपी, मतलब जब हम लो केवीपी देते हैं, लो केवीपी देकर भी हम कंट्रास्ट इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर मूविंग ग्रिड? इनमें से मूविंग ग्रिड के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ए कॉस्टली, बी गिव्स अप्रॉक्स 15% मोर रेडिएशन ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट को 15% मोर रेडिएशन लगती है। सी द डिस्टेंस बिटवीन पेशेंट एंड फिल्म इज इंक्रीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो इस पे हमने पहले भी इस पे काफी मूविंग ग्रिड पे क्वेश्चन आए हुए थे। तो हमने पढ़ा था कि जो मूविंग ग्रिड होती है वो काफ़ी कॉस्टली भी होती है, और एक पॉइंट हमारा ये तैयार हुआ था कि मूविंग ग्रिड यूज करने से जो पेशेंट की डोज होती है वो कितने परसेंट बढ़ जाती है? 15%। ठीक है, और उससे डिस्टेंस बिटवीन पेशेंट एंड फिल्म साइज इंक्रीज, कि जो पेशेंट और फिल्म होता है उसके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से हमें मोर रेडिएशन देनी पड़ती है, इसकी वजह से पेशेंट को भी ज़्यादा रेडिएशन लगती है। तो हमारा जो आगे ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए? मूविंग ग्रिड्स के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, ग्रिड रेशियो इज द, पूछ रहा है ग्रिड रेशियो क्या है? हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑप्शन बी है डिस्टेंस बिटवीन लेड स्ट्रिप बाय हाइट, ऑप्शन सी है हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एवर। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, कि लेड स्ट्रिप की जो हाइट होती है अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? ग्रिड रेशियो होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्रिड रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे इंटरस्पेस की बात कर रहा है। इंटरस्पेस मटेरियल कैन बी मेड अप ऑफ, पहली बात तो इंटरस्पेस जान लेते हैं क्या है। जैसे ये हमारा ग्रिड मान लेते हैं। ठीक है, ये ग्रिड है, इसमें बहुत सारी लेड स्ट्रिप ऐसे से लगी हुई है। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे पूरे में लेड स्ट्रिप लगी हुई है। तो जैसे ये दो लेड स्ट्रिप लगी हुई हैं, इनके बीच का ये जो गैप है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटर स्पेस। ये किस चीज का बना हुआ होता है? लेड स्ट्रिप तो हमें पता है भाई, लेड की बनी होती है। ठीक है, तभी इसको हम लेड स्ट्रिप बोलते हैं। लेड की स्ट्रिप लगी होती है पतली पतली, उनके बीच में हम गैप छोड़ते हैं। क्यों गैप छोड़ते हैं? इसी से हमारी प्राइमरी रेडिएशन पास होती है, और जो हमारी स्कैटर रेडिएशन होती है उसको लेड एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जिससे फॉग जनरेट नहीं होती, अच्छी इमेज मिलती है। तो जो इंटरस्पेस है वो किसका बना होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया हुआ एल्युमिनियम, बी कार्डबोर्ड, ऑप्शन सी कार्बन फाइबर, ऑप्शन डी एनी ऑफ द एवर। तो पहली बात तो ये समझ लें कि भाई इससे तो रेडिएशन को हमें पार कराना है, मतलब कि जो भी मटेरियल हम यूज करेंगे उसका एटॉमिक नंबर लो होना चाहिए। तो यहाँ एल्युमिनियम दिया हुआ है, इसका भी लो है, कार्डबोर्ड भी, इसका भी लो है, सी कार्बन फाइबर, इसका भी लो है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ये तीनों मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरस्पेस हमारा ज्यादातर ये कार्डबोर्ड और कार्बन फाइबर इन सबका बनना होता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि जो टेबल होती है, पेशेंट टेबल, जिसपे हम पेशेंट को प्लेस करते हैं, वो किसकी बनी होती है? तो वो भी हमारा लो एटॉमिक नंबर की बनी होती है। ठीक है, जैसे कार्डबोर्ड या कार्बन फाइबर, इन सब की हमारी वो टेबल बनी हुई होती है ताकि हमारी रेडिएशन उससे पार कर जाए। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, यूजुअल कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर इज। ठीक है, इसमें यूजुअल कंट्रास्ट का इम्प्रूवमेंट फैक्टर की बात कर रहा है। ये कितना होता है? इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? क्या ये कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? होता क्या है? कंट्रास्ट, कंट्रास्ट विदाउट ग्रिड अपॉन, क्या होता है? कंट्रास्ट विथ ग्रिड। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये याद करना पड़ेगा। इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी होती है? बिटवीन 2 and 5। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सक्षम स्कॉलर पे आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें सॉल्व करेंगे। आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।